तो सभी लोग बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लाइव हो गया। जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका। आज की क्लास बेटा हम लोग शुरू करते हैं। तो कल की लाइव क्लास में बेटा जहां हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। तो जल्द से जल्द बेटा जुड़िए, क्लास शुरू करें। कई मित्रों का मानना था बेटा ये नोट्स वगैरह कैसे उपलब्ध होगा। तो क्लासरूम में तो हम अपने मित्रों को प्रिंटेड फॉर्मेट में या क्लासरूम नोट्स देते हैं। ऑनलाइन में जो हमारे मित्र हैं उनके लिए हम देख रहे हैं कि कोई रास्ता निकालें, पीडीएफ फॉर्मेट में या फोटोकॉपी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन प्रयास ये करें बेटा कि हम इस तरह से बात करते ही हैं कि आप इस वीडियो को देख के और पास करके आप नोट्स बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि मैं हर लेक्चर के पहले बताता हूं कि ये वास्तव में लाइव क्लास है बेटा। लाइव क्लास इन सेंस कि सामने हमारे बच्चे बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं और ये सूचना हम आपको भी देते हैं। ये क्लास आपके लिए भी उपलब्ध करा दे रहे हैं। कभी कभी वीडियो क्वालिटी खराब आपको मिलती होगी, तो मैंने बोला था कि इसके पीछे कारण ये है बेटा कि ऐसा नहीं कि हम YouTube पे वीडियो बना के उसको अपलोड करते हैं। तो ये तो लाइव क्लास है और इसी वीडियो को हम बाद में फिर YouTube पे अपलोड कर देते हैं, क्योंकि फेसबुक के इस पेज पे वीडियो अवेलेबल रहता है, तो उसी को हम वहां पे अपलोड कर देते हैं। तो थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह का इशू बेटा कभी कभी होता है, तो उससे परेशान ना हो। हाँ, निरंतर मैं बात करता रहूंगा और पूरी की पूरी ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। तो अभी हम लोग आगे बढ़े हैं और कल हमने बात किया था, उसी से हम बात की शुरुआत करते हैं। जिन मित्रों का कल का छूटा है तो यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब चैनल है बेटा आर्या कैरियर पॉइंट, उस चैनल पे जाएं, सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए मित्रों, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्द मैंने चैनल लॉन्च किया है। चैनल तो बहुत पुराना बना हुआ था लेकिन एक्टिवेट नहीं था, तो अभी दिसंबर से मैंने इस चैनल को एक्टिवेट किया है। मैंने इस पे स्टडी मटेरियल आपको देता जा रहा हूँ और ये सालों चलेगा बेटा, यानी कोई एक दो दिन का मामला नहीं है। सिविल का जो हमारा प्रोग्राम है लगभग 7-8 महीने का होता है, तो 7-8 महीने तक हम कोशिश करेंगे कि आपको हम क्लासेस अवेलेबल कराते जाएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह की भी क्लासेस चलती हैं, सिविल सर्विसेज के लिए, मेंस के लिए, वो सब आपको उपलब्ध कराएंगे बेटा। लेकिन ये कि ये पार्ट टाइम वाला काम नहीं है बेटा, ये लंबा कार्य है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तो सीधे आपको उसकी सूचना मिलेगी। और नहीं तो एक विकल्प है कि आप आर्या कैरियर पॉइंट के नाम से फेसबुक पे एक पेज भी है, उस पेज से सीधे लाइव देख सकते हैं। वीडियो वहां अवेलेबल तो रहता है, वहां से भी देख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। बहरहाल, तो कल हम लोग बात कर रहे थे बेटा, उसी टॉपिक को हम आगे ले चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वायु दाब व पवन। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। तो वायु दाब कल हमने विस्तार से बात किया बेटा, तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट। धरातल पर वायु का जो दबाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग वायु दाब कहते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण जब हम देखते हैं ना बेटा, धरातल पे जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो एक बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कई फैक्टर हैं जो वायु दाब को प्रभावित करते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? कई फैक्टर हैं जो वायु दाब को प्रभावित करते हैं। अब ये कि वायु दाब क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्या जरूरत है ज्योग्राफी में पढ़ने की? तो देखो बेटा, वायु दाब हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि बिना वायु दाब को पढ़े आप पवन नहीं पढ़ सकते और पवन को समझ भी नहीं सकते। तो हम लोग इसलिए वायु दाब को पढ़ते हैं ताकि वायु दाब को पढ़ के हम पवन को समझ पाए। यानी टारगेट हम लोगों का वायु दाब नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, टारगेट हम लोगों का विंड है। लेकिन आप विंड सीधे नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, इसलिए हम लोग सबसे पहले वायु दाब को समझाने का प्रयास करते हैं। वह अगर आपका क्लियर हुआ तो विंड तो आप पढ़ ही लेंगे, क्योंकि जो पवन होती है ना बेटा, वो वायु दाब की गुलाम होती है। पवन का स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं है, वो हमेशा वायु दाब के साथ साथ अपना
उसका खेल होता रहता है, तो वायुदाब को थोड़ा समझना है। लेकिन टारगेट हमारा है विंड को समझना, पवन को समझना। तो पवन किसे कहते हैं? वायु के क्षैतिज संचार को, यानी वायु जब क्षैतिज चलने लगे, क्षैतिज माने हॉरिजेंटल, जब उसका मूवमेंट होने लगे तब उसको पवन कहते हैं। अब ये किसका संचार क्यों होता है, वायु क्षैतिज क्यों चलने लगती है, कल मैंने विस्तार से बताया कि ऐसा सिर्फ वायुदाब के अंतर के कारण होता है। क्लियर है बेटा? यानी वायुदाब का जब डिफरेंस होगा तो पवन चलेगी। किधर से किधर चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। जैसे मैंने कहा था, पानी हमेशा ऊंचाई से ढाल की ओर बहता है, ताप हमेशा उच्च से निम्न की ओर जाता है, वैसे ही वायु का संचार, पवन का संचार हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होगा। इसका अपवाद पूरी ज्योग्राफी में नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है कोई, इस नियम का पालन करना ही होगा। कल मैंने आपको बताया था कि पवन की जो गति है बेटा, उस पे वायुदाब का अंतर प्रभावी होता है। यानी वायुदाब का अंतर जितना होगा उतना पवन का वेग अधिक होगा। वायुदाब का अंतर होना और अंतर पास पास होना, कल मैंने विस्तार से आपको समझाया था कि अंतर अगर पास पास होगा तो एलिवेशन, ढाल अधिक होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण से आपको बताया था, जरा फिर से देख लें। जैसे मान लो कि ये ए स्थान है और ये बी स्थान है, और इनके बीच की दूरी सपोज करो 50 किलोमीटर है। जरा सा देखने की कोशिश करिए। इसकी हाइट सपोज करो 100 मीटर है, इसकी हाइट 20 मीटर है। तो जो एलिवेशन बना वो ये बना, ढाल। तो पानी का प्रवाह ऊंचाई से ढाल की ओर जाएगा, तो एलिवेशन ये बना। अंतर कितना है दोनों में बेटा? 80 मीटर का डिफरेंस है। लेकिन दूरी भी बीच में कितनी है बेटा? 50 किलोमीटर की। तो एलिवेशन यानी ढाल तो ये बनेगा। अब थोड़ी कल्पना करें कि दूरी को हम 50 से घटा के 10 किलोमीटर कर देते। 10 का मतलब मान लो यहां, और ये हाइट कितनी हो गई बेटा? 100 मीटर। यही हाइट यहां कर दिया। अब जरा देखो, एलिवेशन ये हो गया। तो डिफरेंस तो 80 यहां भी है, और डिफरेंस 80 यहां भी है, 80 मीटर, सॉरी 80 मीटर का। यानी इसके बीच में ढाल का अंतर भी 80 है और इसके बीच में भी ढाल का अंतर है। लेकिन ढाल ज्यादा कहां है, ये दिख रहा है बेटा? जब ये दूरी घट जाती है तो एलिवेशन बढ़ जाता है। बिल्कुल यही दशा होती है बेटा वायुदाब की। अगर सपोज करें कि यहाँ 20 मिलीबार का वायुदाब हो और यहाँ 100 मिलीबार का वायुदाब हो, तो जो ग्रेडियंट है, जो अंतर है, वो कितना है? 80 मिलीबार का। लेकिन अंतर देखो, एलिवेशन अब कम हो रहा है क्योंकि दूरी ज्यादा है। दूरी को घटा देंगे और वायुदाब का अंतर भले ही उतना रहे, पवन का वेग बढ़ जाता है। यह स्पष्ट हुआ बेटा? ये सब चर्चा हमने कल किया था। तो पवन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, कितने तरह के पवन होते हैं, थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना ज्योग्राफी में, कि पवन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। पवन सदैव वायुदाब की गुलाम होती है। यानी जैसा वायुदाब होगा पवन को वैसा ही चलना होगा। तो यानी कुल मिला जुला के थोड़ा सा देखना है बेटा हम लोगों को वायुदाब। लेकिन वायुदाब के पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि पवन के प्रकार कितने होते हैं। यानी पूरी धरती पर, पूरी अर्थ पर कहीं भी, कभी भी, कोई भी पवन जो चलती होगी, उनको हम लोगों ने बांट रखा है मनुष्य। एक को हम लोग कहते हैं बेटा अस्थाई पवन। क्या कहते हैं बेटा? अस्थाई पवन। अब अंग्रेजी में भी ढेर सारे इसके नाम हैं। प्लेनेटरी विंड, इसी को हम लोग प्रिवेलिंग विंड भी कहते हैं। लेकिन नाम क्या है बेटा इसका? अस्थाई पवन। तो पूरी धरती पर जितने भी पवन होते हैं
उन पवनों को हम लोग पूरी ज्योग्राफी के अध्ययन करते समय 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले को क्या कहते हैं बेटा? अस्थाई पवन, इंग्लिश में प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड भी कहते हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं बेटा अस्थाई। अस्थाई पवन। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपको पवन बताए जा रहे हैं बेटा, इसके अलावा पूरी ज्योग्राफी में कोई पवन नहीं होते, तो अपने मन से कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। दूसरे पवन को क्या कहते हैं बेटा? अस्थाई पवन, जिसको इंग्लिश में लोग पीरियोडिक विंड भी कहते हैं, पीरियोडिक विंड भी नाम दे देते हैं, सीजनल भी कह सकते हैं। और तीसरे प्रकार की विंड होती है जिसको हम लोग कहते हैं अस्थानीय। अस्थानीय पवन, तो जाहिर सी बात है स्थानीय को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? लोकल विंड। तो पूरी धरती पर जितने भी पवन चलते होंगे, आप जो भी नाम सुने, चाहे वो सिराको हो, चाहे वो हरमटन हो, चाहे वो ब्लिजर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी पवन हो, बहुत ढेर सारे पवन है बेटा। हर पवन, चाहे वो चक्रवात हो, चाहे वो प्रति चक्रवात हो, साइक्लोन हो, एंटी साइक्लोन हो, कुछ भी हो, जितने भी पवन इस धरती पर चलते होंगे, जिसका नाम आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, उन सारे पवनों को हम लोग इन्हीं 3 श्रेणियों में बांटते हैं। क्लियर है बेटा? अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो पवन होती है बेटा, वो तो वायुदाब के गुलाम होती है। तो थोड़ा अपनी बुद्धि से समझिए कि कोई पवन अस्थाई कैसे हो सकती है। अगर हम किसी पवन को अस्थाई पवन कहते हैं तो पवन कैसे अस्थाई होती है? थोड़ा बुद्धि लगाइए। पवन जब वायुदाब के गुलाम है तो कोई पवन अस्थाई कैसे हो सकती है? एक ही शर्त पे हो सकती है कि वायुदाब अगर अस्थाई हो तभी पवन अस्थाई हो सकती है, अदरवाइज पवन कभी अस्थाई नहीं हो सकती। इसका मतलब तो साफ दिख रहा है कि पूरी धरती पर कुछ अस्थाई वायुदाब हमेशा बना रहता है, इसलिए इन पवनों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अस्थाई पवन कहते हैं। क्लियर है? तो अस्थाई पवन तब तक नहीं समझ पाएंगे बेटा जब तक हम लोग अस्थाई वायुदाब की पट्टी को नहीं समझ पाएंगे। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है बेटा, वो क्या है बेटा? अस्थाई पवन। क्लियर हो रहा है? तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बेटा अस्थाई पवन। और मैंने अभी कहा कि पवन तो बेटा वायुदाब के गुलाम है, बोले तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई पवन अस्थाई है तो अस्थाई वायुदाब की पट्टी जरूर बनती है। तो इसको पढ़ने के पहले बेटा थोड़ा सा नोट में देख लें कि जो अस्थाई वायुदाब है वो कहां कहां है और क्यों है और कैसे है। अगर हम इसको समझ पाएंगे बेटा तो हम लोग अस्थाई पवन तो पल भर में समझ लेंगे, क्योंकि वायुदाब अगर क्लियर हो गया तो फिर तो पवन चलाना होगा, और पवन किधर से किधर चलती है वो आपने बार बार पढ़ा है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो थोड़ा ये देखते हैं बेटा कि पूरी धरती पे जो अस्थाई वायुदाब की पट्टियां जो बनती हैं वो क्यों बनती हैं। कल मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया था कि जो धरती पर वायुदाब की पट्टियां होती हैं वो क्षैतिज होती है। क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल होती है। हाँ, वायुदाब ऊपर जाने पे भी घटता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कम से कम अभी के अध्ययन में। वो भी एक डेटा मैंने आपको दिया था कि प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब में कमी आती है। लेकिन क्षैतिज रूप से जो वायुदाब का अंतर आता है वो क्यों आ जाता है? तो कल ही मैंने आपसे बताया था कि इसके 2 कारण है बेटा। पहला कारण है ताप, टेम्परेचर। दूसरा जो कारण है वो क्या है बेटा? पृथ्वी की गयात्मक शक्ति। कुछ बच्चों को परेशानी होती है बेटा हिंदी वगैरह में, आजकल बच्चे बाइलिंगुअल हैं तो थोड़ा सा उसको भी समझ लें। गयात्मक माने डायनामिक फोर्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? डायनामिक फोर्स। तो डायनामिक फोर्स का मतलब यह है कि पृथ्वी जो दैनिक गति करती है, अपनी एक्सिस पे जो घूम रही होती है, ये भी धरती के वायुदाब की पट्टियों के निर्माण में कुछ असर छोड़ती है।
क्लियर है? तो उसको जरा सा, ये सब बहुत बाद में समझा गया बेटा। 18वीं सदी में हेडली साहब ने इसको समझने का प्रयास किया और उसमें वो गलती कर बैठे, क्योंकि सिर्फ ताप के आधार पर वायु दाब की पट्टियों को समझने का प्रयास किया और जिससे उनसे गलती हो गई। उन्होंने एक कोशिकीय सिद्धांत प्रतिपादित किया 1738 के आसपास, 1735 में, जिन्होंने दिया कि बेटा एक कोशिकीय सिद्धांत दिया जो गलत हो गया था। यानी उन्होंने सिर्फ वायु दाब की पट्टी को ताप के आधार पर समझने का प्रयास किया, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी पे जो वायु दाब की पट्टियां होती हैं, ताप के साथ साथ पृथ्वी की गयात्मक शक्ति का भी वायु दाब की पट्टियों पर प्रभाव पड़ता है। वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पे कुल जो वायु दाब की पट्टियां बनती हैं वो बनती हैं 7, याद रखिएगा। 3 वायु दाब की पट्टियां ताप के द्वारा बनती हैं और 4 डेफिनेटली पृथ्वी की डायनेमिक फोर्स के कारण बनती हैं। तो टोटल कितनी बेटा? 7 वायु दाब की पट्टियां बनती हैं। और 7 वायु दाब की पट्टियां बनेंगी, हाई लो या जो भी बने, तो उनका अनुसरण करके पवन तो चलेगी ही चलेगी। तो थोड़ा सा बेटा देखने की कोशिश करें वो मामला क्या है। यानी जो 7 अस्थाई वायु दाब की पट्टियां बनती हैं, बिना उनको समझे हम लोग अस्थाई पवन नहीं पढ़ सकते। तो अब टॉपिक बदल गया बेटा, क्या? अस्थाई पवन, प्लेनेटरी विंड। और अस्थाई पवन माने अस्थाई वायु दाब की पट्टी। तो अस्थाई वायु दाब की पट्टी 7 कैसे बन जाती है बेटा, वही थोड़ा समझने का प्रयास है। देखो, ये पूरी जो पृथ्वी है ना बेटा, इसमें सबसे बड़ा जो पहला जो खिलाड़ी है वायु दाब को निर्धारित करने के लिए, वो है ताप। तो थोड़ा सा इसको देखिए। ये है बेटा आपका इक्वेटोर, विषुवत रेखा। दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये निर्विवादित सत्य है कि पृथ्वी सबसे अधिक गर्म विषुवत रेखा के आसपास होती है और सबसे कम गर्मी मिलती है ध्रुवों पर। ऐसा क्यों होती है, एक वीडियो मैंने विस्तार से बात किया है, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। 12 और मैंने कल ही बात किया था एक बल जिसका नाम मैंने लिया था कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको अध्ययन किया, इसको समझा। वो क्या है बेटा, जरा समझें कि विषुवत रेखा के आसपास लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और लगभग 10 डिग्री साउथ, ये इलाका जब ज्यादा गर्म होता है, यहां से हवाएं गर्म होके ऊपर की ओर उठती। क्लियर है? मैंने अभी बताया कि जब हवाएं गर्म होती हैं तो उनका आयतन बढ़ता है, उनका घनत्व घटता है और वो ऊपर की ओर उठती। अरे बेटा, कभी देखा होगा एक इस तरह का बैलून जिसमें एक बास्केट लगा होता है और हॉट एयर बैलून जिसको हम लोग कहते हैं, ये हवा में उड़ता है ना, कोई इंजन नहीं होता बेटा, इसमें सिर्फ एक बर्नर होता है। बस उस बर्नर को जलाते हैं, ये उड़ना शुरू करता है। क्यों? इसके अंदर की हवाएं गर्म होती हैं और नीचे से खुला होता है, हल्की हवाएं बाहर निकलती हैं और हल्की हवा हो जाती है और सबको लिए दिए लिफ्ट हो जाती है। तो ये सिर्फ समझना है आपको बेटा कि जब वायु गर्म होती है तो अपना आयतन बढ़ाती है, डेंसिटी घट जाती है, हल्की हो जाती है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा कि हल्की चीजें भारी चीजों पे तैरेंगी, ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ की हवा ऊपर की ओर उठती है। अब ऊपर की ओर उठ के बेटा अंतरिक्ष में तो चली नहीं जाएगी, ऊपर को उठते उठते चली गई, ब्रह्मांड में विलीन हो गई। तो अगर ये प्रक्रिया होगी तो एक दिन तो मर जाएंगे ना हम लोग, बोले बेटा। तो ये हवा ऊपर उठी और यहां हवा नीचे जा रही है। तो जरा ध्यान से देखें, अगर ऊपर उठी तो धरातल पे लो प्रेशर हुआ। मैंने कहा ना कि अगर वायु ऊपर जाएगी तो धरातल पे लो प्रेशर होगा, अगर वायु ऊपर से नीचे आएगी तो धरातल पे हाई प्रेशर होगा। ये दिमाग में रखिएगा। अब ये हवा ऊपर गई, अब 3 डायमेंशन का मामला है बेटा, 2 डायमेंशन में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये हवा ऊपर आ गई, ये हवा नीचे चली गई, यहां हो गया हाई प्रेशर।
यहां हो गया लो प्रेशर। अब जो ऊपर हवा गई है वो अंतरिक्ष में तो जाएगी नहीं, तो यहाँ ऊपर वायु का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और यहाँ ऊपर वायु का कंसंट्रेशन घट गया क्योंकि हवाएं नीचे उतर गई। अब ये हवाएं जाने की कोशिश करेंगी ऊपर से कहां, ध्रुवों की ओर। थोड़ा साइड में देखो तो समझ में आएगा। ये हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठी और यहां जो हवाएं हैं वो ठंडी होकर नीचे आ गई, तो यहां तो बेटा लो प्रेशर बेल्ट बन गया और यहां पे हवाएं नीचे आ गई तो हाई प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर बेल्ट बन गया। लेकिन एक बात बताइए कि यहां ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऊपर हवाएं चली गई तो यहां हवाओं का कंसंट्रेशन ऊपर बढ़ गया और यहां हवाओं का कंसंट्रेशन ऊपर घट गया। अब ये हवाएं क्या करेंगी कि यहां से यहां जाने की कोशिश करेंगे ऊपर से, और ये नीचे, यहां हाई प्रेशर यहां लो प्रेशर, और ये हवाएं अब नीचे से इधर आने की कोशिश करेंगे। बोले अब ये बेटा इधर से समझ सकते हैं आप, लेकिन हम इधर आपको दिखा नहीं पाएंगे डायग्राम में, इसलिए हमने किनारे दिखाया है। अब क्या हो रहा है, यहां हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठी, उठ के इनको जाना चाहिए ध्रुवों की ओर, क्योंकि ध्रुवों की हवाएं ठंडी होकर नीचे उतर गई। यहां बन गया हाई प्रेशर, यहां बन गया लो प्रेशर, और अभी मैंने बताया था कि पवन किधर से किधर चलते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो पवन को इधर से इधर चलना चाहिए। यही गड़बड़ी कर लिया था हेडली ने 1735 में। और अगर सब कुछ ठीक ठाक था और सिर्फ ताप ही वायुदाब को निर्धारित करता तो पवन का संचार ऐसा होता। इसी को एक कोशिकीय सिद्धांत कहा जाता है, सिंगुलर सेलुलर थ्योरी कहा जाता है, जो हेडली ने दिया था, जॉर्ज हेडली ने। लेकिन आज के समय में ट्राई सेलुलर थ्योरी है, त्रिकोशिकीय सिद्धांत है। इसका मतलब है कि हेडली ने जो ये समझा था वो कुछ गलत हो गया, इसमें कुछ चूक हो गई। और वो चूक इस वजह से हुई कि हेडली पृथ्वी की डायनेमिक फोर्स को समझ नहीं पाए, वो सिर्फ ताप के आधार पे ही वायुदाब को निर्धारित कर दिया। बोले, और इसको बड़े अच्छे से समझा फेरल ने, तो थोड़ा सा बेटा इस पे बात करते हैं। कोरियोलिस फोर्स पे चर्चा बहुत पहले हो चुकी थी, हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा रिवाइज करना है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण एक फोर्स क्रिएट होता है, जिस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। और ये बल ये करता है कि पवन व समुद्री धाराओं को अपने वास्तविक मार्ग पर चलने नहीं देता, घूमने के कारण। और होता यह है कि अपने वास्तविक मार्ग से विक्षेपित हो जाती, घूम जाती। किसके कारण घूम जाती है बेटा? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट वो नहीं कर सके कि इनका विचलन कैसा होता है, और इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया फेरल ने। तो जिसको हम लोग कहते हैं फेरल्स लॉ, फेरल का नियम। फेरल ने क्या बताया उसको जरा ध्यान से सुनना बेटा। फेरल ने यह बताया कि कोरियोलिस बल के कारण पवन तथा समुद्री धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाईं ओर घूम जाती हैं। और ये ध्यान रखना कि कोई भी पवन, कोई भी समुद्री धारा, अभी हम लोग हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ेंगे बेटा आगे, कोई भी पवन अगर उत्तरी गोलार्ध में चल रही होगी तो उसे अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूमना ही होगा। कोई भी समुद्री धारा अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उसे अपने रास्ते से दाहिनी ओर मुड़ना ही होगा, वो चाहे उत्तरी गोलार्ध में जिधर से जिधर चल रही हो उसको दाहिनी ओर घूमना पड़ेगा। और कोई भी पवन व समुद्री धाराएं अगर दक्षिणी गोलार्ध में चल रही हों तो चाहे जिधर से इधर चले दक्षिणी गोलार्ध में, उन्हें हर हाल में उस रास्ते से बाईं ओर घूमना होगा। यही है फेरल का नियम। थोड़ा सा इसको भी समझ लो बेटा, तो फिर हम आगे आते हैं। जैसे मान लो ये विषुवत रेखा है, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बोले बेटा दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहां कोई पवन अगर इधर से इधर जा रही होगी तो फेरल ने क्या कहा कि कोरियोलिस बल के कारण ये अपने मूल मार्ग पर नहीं चल पाएगी, जो इसका रास्ता है इस रास्ते पे नहीं जा पाएगी, वरन
अपने रास्ते से दाहिनी ओर घूम जाएगी। तो इसका दाहिना किधर है? मुझे लगता है आप समझ रहे हो, वो इधर की ओर घूम जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, वो चाहे जिधर से जिधर चलेगी उत्तरी गोलार्ध में, उसे अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूमना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो इधर से इधर जा रही होगी तो भी इसको दाहिनी ओर घूमना पड़ेगा। उत्तरी गोलार्ध में जिधर से इधर चलोगे आपको दाहिनी ओर घूमना ही पड़ेगा, वो इधर की ओर घूम जाएगी। अगर वो इधर से इधर जा रही है तो भी उसको दाहिने घूमना पड़ेगा, वो इधर की ओर घूम जाएगी। और इधर से अगर इधर आ रही है तो भी उसको अपने दाहिनी ओर घूमना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, कोई भी पवन या समुद्री धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अगर वो चलेगी, वो काहे चलेगी आपको पता है, वायुदाब के कारण, लेकिन अपने वास्तविक रास्ते पर वो नहीं चल पाएगी। उसको अपने वास्तविक मार्ग से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर घूमना होगा और दक्षिणी गोलार्ध में उसे अपने वास्तविक मार्ग से बाईं ओर घूमना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये जो विचलन हो रहा है वो क्यों हो रहा है बेटा? कोरियोलिस बल के कारण। और कोरियोलिस बल का स्रोत क्या है? पृथ्वी की दैनिक गति। तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ये सब ड्रामा हो रहा है बेटा। इसका मतलब है कि वायुदाब को खाली सूर्यताप के आधार पर निर्धारित करना, ये जॉर्ज हैडली की गलती थी। और गलती इस वजह से थी कि बेटा 18वीं सदी का मामला है, ज्ञान विज्ञान या समझ उतनी विकसित नहीं हो पाई थी। और जैसे जैसे ये विकसित हुई वैसे वैसे हम लोगों ने अपनी कमियों को सुधार लिया और कहा कि पवन के संचार का ये सिंगुलर जो सेलुलर थ्योरी है ये नहीं है। तो क्या है बेटा, थोड़ा उसको समझिए। अब देखिए, ये हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठी। अब यहां से ध्रुवों की ओर जाने की कोशिश करेंगी ऊपर ऊपर, लेकिन कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण वो अपने मूल मार्ग पर तो नहीं चल पाएंगे। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। अरे भाई ये वाला क्या है बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये हवा जो उठ के ऊपर आई गर्म होके, वो अब पोल की ओर जाने की कोशिश करेगी। तो इसका मार्ग तो यह है ना, लेकिन ये अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूमेगी। और ये करती क्या है बेटा, इसको जरा समझिए कि लगभग 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच ये जा तो इधर रही थी। ध्यान रखना, ये धरातल पे नहीं बेटा, ऊपर से मैं बात कर रहा हूं, ऊपर से जा रही है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध है तो इसको अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूमना पड़ेगा। तो ये देखा जाता है कि लगभग 30 अंश अक्षांशों तक पहुंचते पहुंचते ये अपना रास्ता पूरी तरह से भूल जाती है और इन अक्षांशों के समानांतर हो जाती है। क्लियर है? लेकिन ये क्यों हुआ बेटा? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है कि अब ये हवा यहां पहुंच गई और यहां चक्कर लगा रही है और यहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से कम है, तो जाहिर सी बात हवा नीचे की ओर उतरेगी। बोले बेटा? तो यहां ऊपर गई थी तो यहां क्या बना था बेटा? लो प्रेशर। यहां चूंकि ठंड है थोड़ी और हवाएं गोल गोल अब घूम रही, उधर जाना था भूल गई, अब गोल गोल घूम रही तो यहीं उतरेगी। तो यहां क्या बनेगा? बोलिए बेटा? लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर, उतर रही है ना नीचे। तो क्या मैंने बोला था, हवा ऊपर जाएगी तो लो प्रेशर, नीचे आएगी तो हाई प्रेशर। ये हाई हो गया। और यहां तो हवाएं ठंडी होकर नीचे आ ही रही है तो हाई प्रेशर। अब बताइए कि ये भी हाई और ये भी हाई, उधर से हवा नीचे और इधर से भी हवा नीचे। अब दोनों हवा घुस जाएगी जमीन के अंदर, है ना? तो डेफिनेट बात है बेटा कि दो जगह आप एग्जॉस्ट फैन चला दो ऊपर से नीचे की ओर, हवा नीचे आ रही होगी तो हवा कहीं ना कहीं से तो निकल के भागेगी, ऊपर जाना ही होगा। तो सीधी सी बात है कि लगभग 45 डिग्री टू 66.5 डिग्री के बीच में ये हवाएं खुद ब खुद ऊपर निकलती हैं। क्यों? अरे बेटा यहां हाई हो गया हवाएं नीचे जा रही हैं, यहां हाई हो गया हवाएं नीचे जा रही हैं। हवा नीचे कहां चली जाएंगी? तो जहां से जगह पाएंगे वहां से हवा ऊपर क्यों आएंगी खुद ब खुद। तो ये क्या बन गया बेटा? हवा अब ऊपर जा रही है ना, तो क्या बन गया? लो प्रेशर। और बिल्कुल यही खेल इधर भी होगा।
अब यहां क्या होगा थोड़ा उसको भी देख लीजिए। यहां जो है ना बेटा 23.5 डिग्री, अब ये साउथ हो गया ना बेटा, ये सब नॉर्थ लगा हुआ है, और यहां पे क्या बेटा 35 डिग्री साउथ। अब ये हवा जब इधर जा रही होगी इसको किधर मुड़ना होगा, बाएं। अरे अभी सरल का नियम पढ़ा ना बेटा कि दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाईं और उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी, तो इसका बायां किधर है, वो इधर हो जाती है बेटा, और यहां क्रिएट कर देती है क्या, हाई प्रेशर। और यहां आपने अभी पढ़ा कि यहां तो हाई प्रेशर होता ही है सूर्यताप के कारण, तो जाहिर सी बात है कि यहां भी दो हाई के बीच में खुद ब खुद एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, लो प्रेशर बेल्ट। और ये ध्यान रखना यहां हाई और लो सिर्फ सापेक्षिक है। हाई माने कुछ खास मिलीबार नहीं होता और लो माने कुछ खास मिलीबार नहीं होता। जैसे जब हम कहते हैं किसी पानी को गर्म है, जैसे गर्म और ठंडा एक सापेक्षिक शब्द है। अरे भाई जब आप कहते हैं कि 100 डिग्री का पानी गर्म है, इसका मतलब है कि 30-40 डिग्री के पानी से तुलना कर रहे हैं। 100 डिग्री का पानी हो वो गर्म भी हो सकता है ठंडा भी हो सकता है, डिपेंड ये करता है किसके सापेक्ष आप देख रहे हैं। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म है तो जाहिर सी बात है इस ठंडक में 40 डिग्री का पानी तो गर्म ही कहलाएगा। लेकिन गर्मी के दिनों में जब, अच्छा चलो छोड़ो, ये हैंडपंप का जो पानी होता है बेटा, जो हैंडपंप हम पानी यूज करते हैं उसका पानी गर्म होता है कि ठंडा होता है। एक्चुअल में हम लोग बोलते तो जरूर है, ग्रीष्म काल में हैंडपंप का पानी काफी ठंडा आने लगता है और शीतकाल में उसी हैंडपंप का पानी गर्म होने लगता है। तो मित्र वह पानी ठंडा और गर्म नहीं होता, उस पानी का तापमान कांस्टेंट रहता है। बाहर जब 50 डिग्री 48 डिग्री हो जाएगा ना तो मुझे लगता है 27-28 डिग्री का पानी आपको ठंडा लगता है, और जब बाहर 8 डिग्री हो जाएगा ना तो 27-28 डिग्री का पानी गर्म लगता है। तो ध्यान रखना गर्म और ठंडा सापेक्षिक शब्द है। अधिक वायुदाब कम वायुदाब सापेक्षिक शब्द है, उसकी कोई लिमिट नहीं, कितना रहेगा तो कम कहलाएगा, इतना रहेगा। आसपास के रीजन से क्या हालचाल है, आसपास की तुलना में अगर कम है वायुदाब तो लो कहलाएगा, और आसपास की तुलना में अगर ज्यादा है तो हाई कहलाएगा। तो ये मतलब है बेटा। तो गौर से देखो कुल कितनी वायुदाब की पट्टियां बन गई बेटा, 7। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। मतलब ध्यान से देखो तो कभी दो लो आसपास नहीं होंगे और कभी दो हाई आसपास नहीं होंगे। तो जरा गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, यानी 7 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों में से 4 अस्थायी वायुदाब की पट्टियां उच्च वायुदाब की और 3 अस्थायी वायुदाब की पट्टियां ये और ये निम्न दाब की बनती। तो ये कह के गाड़ी नहीं चलेगी ना भूगोल ठीक है, इनको पहचान देते हैं बेटा, ध्यान से सुने। तो 7 वायुदाब की पट्टियां क्यों बनी, जरा मैं एक बार फिर से डिफाइन कर दूं बेटा। शुरुआत यहां से कि विषुवतीय क्षेत्र की हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठी, वो जा रही थी ध्रुवों की ओर, लेकिन कोरियोलिस बल और सरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर घूम गई, और हुआ क्या कि जाना था कहीं और पहुंच गए कहीं और। ये 30 अंश अक्षांशों के आसपास ये अक्षांशों के पैरेलल हो जाती है, अपनी दिशा भूल जाती, यही ठंडी होकर उतरने लगती हैं, और वायु जब उतरने लगेगी तो हाई प्रेशर। यहां तो पहले ही ठंड थी तो हवाएं नीचे की ओर उतरी थी, हाई प्रेशर। अब ये हाई और ये हाई, हवाएं नीचे जा रही हैं तो डेफिनेटली बीच से कहीं कहीं हवा निकलेगी जरूर, और निकलेगी तो लो प्रेशर। बस यही कंडीशन यहां हो जाती है बेटा। तो कुल मिला के हमारी 7 अस्थायी वायुदाब की पट्टियां बन गई। क्लियर है बेटा, ये हर वक्त धरती पे विद्यमान रहती है, लेकिन ध्यान रखना जितनी सीधी सीधी रेखा मैंने दिखाया है ना बेटा, इतनी सीधी नहीं होती, लेकिन अक्षांशों के पैरेलल जरूर होती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, और ये एक जगह फिक्स नहीं होती, ये भी ध्यान रखना।
जैसे ऋतुएं बदलती हैं तो ये वायुदाब की पट्टियां उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर शिफ्ट होती रहती हैं, लेकिन बनी रहती हैं हमेशा बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अब अगला कदम यह है बेटा कि इनकी नाम से पहचान देना। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। जिन बच्चों को नोट्स बनाना है वो नोट्स उनके बना सकते हैं। इसको, इस इलाके को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी विषुवतीय निम्न वायुदाब की पट्टी। ये कितनी है? एक। इधर आइए, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। लेकिन ये तो दो बन गई बेटा, एक इस तरफ भी और एक बिल्कुल इस तरफ भी। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कैठो बनते हैं? दो, उत्तरी गोलार्ध में भी एक और एक दक्षिणी गोलार्ध में। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पट्टी। ये कितने बन जाते हैं? दो। अब इधर आइए, सब पोलर। देखिए हमारे मित्र रिस्पांस भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सब पोलर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पट्टी। ये कैठो बनती है? दो, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। और इसको क्या कहते हैं बेटा? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ये भी कैठो होती है? दो। देखो एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो एक लौती जो वायुदाब की पट्टी दिखती है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दो ठो। अरे ये भी और ये भी। उपध्रुवीय यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कैठो बना? दो ठो, एक ये और एक ये। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी भी दो बनी। कुल गिनोगे तो संख्या आई 7। अरे दो ये, दो ये और दो ये, तो 6 और एक ये 7। 7 अस्थायी वायुदाब, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो पूरी धरती पर कुल कितनी बेटा? 7 अस्थायी वायुदाब की पट्टियों का निर्माण होता है। क्लियर? अब जाहिर सी बात है, अगर अस्थायी वायुदाब की पट्टी बन गई तो इनका अनुसरण करके तो पवन चलने ही चल रहे हैं, क्योंकि पवन तो गुलाम होते हैं ना बेटा वायुदाब के। क्लियर हुआ? नाम वाम स्पष्ट हुआ बेटा? अब जरा देखने पवन किधर से किधर चलते हैं। आज इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं बेटा, विस्तार से बात करनी पड़ेगी तभी आप समझ पाएंगे। पवन किधर से किधर चलते हैं भैया? अभी 2 दिन से मैं इस पे बात कर रहा हूं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। मैंने कहा पूरी ज्योग्राफी में इसका कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। तो ये हाई प्रेशर है, देखो इधर, इधर भी लो इधर भी लो। तो जाहिर सी बात है कि इधर से दोनों तरफ हवा जाएगी, पवन चलेगी। इधर से इसको तो इधर चलना चाहिए था और इसको तो इधर चलना चाहिए था। हाई प्रेशर से इस लो की ओर, हाई प्रेशर से इस लो की ओर। अभी न पढ़ा भैया कोरियोलिस बल और फेरल का नियम। तो उत्तरी गोलार्ध में इनको अपने मार्ग से तो दाहिने ओर घूमना पड़ेगा ना बेटा। तो जाहिर सी बात है कि ये चलना तो इनको ऐसे था, लेकिन ये ऐसे चल नहीं पाएंगे ना, ये अपने मार्ग से घूम जाएंगे दाहिनी तरफ, और ये भी दाहिनी ओर घूमेंगे क्योंकि ये भी उत्तरी गोलार्ध ही है। लेकिन इनकी दिशा इधर है ना बेटा, आना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन कोरियोलिस बल और फेरल के कारण ये अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूमेंगी और उनकी दिशा ये हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही माहौल कुछ इधर बनेगा, देख लेना आराम से। और इधर हो गया। अब मामला इधर का आ गया, यहां हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है। अब इधर से पवन इस लो की ओर चलेगी, आना तो ऐसे था, आ पाएंगे ऐसे? उत्तरी गोलार्ध है ना, इनको अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूमना होगा। और इसका दाहिना मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, ये टिल्ट हो जाएंगे इधर की ओर और बिल्कुल यही दशा हो जाएगी बेटा ये। तो इसको आप दिमाग में नहीं रखें तो बेहतर है, क्योंकि जो जो खेल उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है वही वही खेल दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है। तो अब जरा गौर से देखो कि एक गोलार्ध में, सिर्फ इधर जरा बात करो, कितने पवन दिख रहे हैं? 1 2 और 3।
इसका मतलब यह है, और 3 इधर भी। तो ध्यान से सुनना बेटा, 7 अस्थाई वायुदाब की पट्टियों का अनुसरण करके चलने वाले 3 अस्थाई पवन होते हैं। क्लियर है बेटा? अस्थाई, बाय द वे पवन भी 3 प्रकार के, जिसमें अस्थाई पवन आपने पढ़ा, अस्थाई पवन पढ़ा, सामयिक पवन, और अस्थाई पवन भी 3 ही प्रकार के होते हैं। एक गोलार्ध में देखो, और दूसरी गोलार्ध में भी इनका जो नाम इसका होगा वही नाम इसका होगा, जो नाम इसका होगा वही नाम इसका होगा, और जो नाम इसका होगा वही नाम इसका होगा। तब जो से काम नहीं चलेगा, अब नाम बोला जाए। इसको हम लोग कहते हैं पूर्वा पवन, पूर्वी पवन, ईस्टर्ली, व्यापारिक पवन। फिर से सुने, यह जो पवन है बेटा, इसको हम लोग ये और ये दोनों, इन दोनों पवनों को हम लोग नाम दे, दो नहीं है बेटा, जो मामला इधर है वही मामला इधर है। इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वाणिज्य पवन, व्यापारिक पवन, पूर्वा पवन, पूर्वी पवन, अंग्रेजी में ईस्टर्ली कह देते हैं। चूंकि ये ईस्टर्ली है और इसका ठीक उल्टा ये है, दिशा देख लो, तो ये ईस्टर्ली है, तो इसको हम लोग वेस्टर्ली कहते हैं, पश्चिमा पवन कहते हैं। क्लियर है? और इसको अगर ट्रेड विंड कहते हैं, इसका ठीक उल्टा है, तो इसलिए इसको एंटी ट्रेड विंड कहते हैं। इसे व्यापारिक पवन कहते हैं, इसे विरुद्ध व्यापारिक पवन कहते हैं। इसे वाणिज्य पवन कहते हैं, इसे विरुद्ध वाणिज्य पवन कहते हैं। क्लियर है बेटा? नाम सब अलग अलग है, चीजें या तो आप पूर्वा कहिए, या तो वाणिज्य पवन कहिए, या तो व्यापारिक पवन कहिए, सब इसी का नाम है। इसे या तो पश्चिमा कहिए, या तो वेस्टर्ली कहिए, या तो विरुद्ध वाणिज्य कहिए, या विरुद्ध व्यापारिक पवन कहिए, सब एक ही नाम है। इधर सिर्फ एक नाम है, इनको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय पवन। तो अब तय हो गया बेटा कि 7 अस्थाई वायुदाब की पट्टियों का अनुसरण करके, अगर वायुदाब की पट्टी अस्थाई है तो पवन भी अस्थाई होगी। 7 अस्थाई वायुदाब की पट्टियों का अनुसरण करके जो चलने वाले पवन हैं उन्हें अस्थाई पवन कहेंगे, और ये पवन 3 है बेटा, पूर्वी पवन, पूर्वा पवन, पश्चिमा पवन, ध्रुवीय पवन। ये इनके हिंदी में नाम है। इंग्लिश में ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, पोलर विंड। इंग्लिश में ही इसे हम लोग ट्रेड विंड भी कहते हैं, यानी व्यापारिक पवन। तो इसे एंटी ट्रेड विंड, अरे एंटी माने इसका ठीक उल्टा ही है ना, बोलते हैं ना एंटी पार्टी वाले हैं, विरोधी पार्टी वाले हैं, तो इसका ठीक उल्टा, तो ये एंटी हो गया। देखो दिशा, इनकी दिशा ये है, तो इसकी दिशा ये है, इसका ठीक उल्टा नहीं है बेटा ये। इसे अगर पूर्वा बोलोगे तो इसे तो पश्चिमा कहना ही होगा, इसे व्यापारिक कहोगे तो इसे विरुद्ध व्यापारिक कहना ही होगा। और इसका तो सिर्फ एक नाम है, क्या बेटा? पूर्वी, सॉरी, ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी। क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है आज के लिए कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना बेटा? अभी इसमें बहुत कुछ बेटा हम लोगों को देखना है, तो कल थोड़ा पश्चिमा पवन को डिटेल में बात करेंगे। इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम मैप के माध्यम से बेटा कल आपसे बात करेंगे, मैप में आपको दिखाएंगे, समझाएंगे भी, और इसमें कई छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज बेटा यहीं तक, ढेर सारा धन्यवाद। और फिर से मेरी बात ध्यान में रखिए बेटा, शेयर कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, इतना तो आपको करना है, इसको जितना शेयर कर सकते हैं करिए, सिर्फ इतनी आपको मेरी मदद करनी है। और मेरा YouTube चैनल है भैया, अभी अभी मैंने लॉन्च किया है, बड़े तगड़े तगड़े यूट्यूबर हैं, तो थोड़ा आप हमें सहयोग करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मुझे भी लोगों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है बेटा? तो थैंक यू बेटा, कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। थैंक यू सो मच।